गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे काफ़ी। जीसीजी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सभी लोग तैयारी तो कर रहे हैं ना? क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे हैं ना? यदि कोई क्वेश्चन या कोई बात या कोई मेथड या कोई फार्मूला या कोई थ्योरी का कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो उसे, ठीक है ना? तो देखो, हमने एक्सरसाइज 7.5 सेकेंड डेरिवेटिव की कंप्लीट की है, ठीक है ना, द्वितीय अवकलज की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, ठीक है ना, जिसे हम शॉर्ट में एमवीटी भी कहते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है और ये कितने प्रकार हैं इसके? तो इसके टाइप दिए हैं दो टाइप। कौन कौन से हैं? नंबर एक तो है, दो मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने अपने अपने थ्योरम्स प्रस्तुत किए। क्या क्या? एक तो था रोल प्रमेय, रोल भी कहते हैं या फिर रोले भी कहते हैं। रोले का प्रमेय, रोले का मध्यमान प्रमेय पूरा नाम है, शॉर्ट में रोले का प्रमेय भी लिखते हैं उसे, ठीक है। और एक लाग्रांज ने प्रस्तुत किया, लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है ना। आखिर ये क्या प्रस्तुत किए इन्होंने? देखो, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। दोनों के अलग अलग हम वक्र समझेंगे कि आखिर इन्होंने, रोल ने और लाग्रांज ने क्या क्या प्रस्तुत किया और क्यों किया। देखो ध्यान से, शब्द को देखिए, क्या लिखा हुआ है? मध्यमान प्रमेय। तो अब हमारे पास यदि किसी फंक्शन में किसी इंटरवल की बात की जाए, यदि आपको ए बी अंतराल दिया हो, ए और बी, ठीक है, क्या इंटरवल दिया हो? ए बी इंटरवल दिया हो, ये आपका क्लोज इंटरवल है ए बी, ओपन इंटरवल नहीं है। तो आपको क्लोज इंटरवल ए बी दिया हो और उसके अंदर एक ऐसे बिंदु की चर्चा की दोनों ने कि क्या वो बिंदु उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैंने अवकलनीयता पर जब काफी चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था, यदि कोई फंक्शन का दायां अवकलज और बायां अवकलज की बिहेवियर सेम होती है, सेम, ठीक है ना, तो फंक्शन आपका अवकलनीय हुआ करता था। तो जिस बिंदु पर हुआ करता था, अब हम उस बिंदु की चर्चा करने वाले हैं इन दोनों प्रमेय में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे कि बात करें ना, रोल का प्रमेय और मध्यमान का प्रमेय, जैसे यहाँ पे एक कर्व लिया हमने, ये रफ वर्क आप समझ लें खाली, और ये एक आपका कर्व है, यहाँ पे सपोज दैट x इक्वल टू a है, सपोज दैट x इक्वल टू b है, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे a और b के बीच में एक आपकी बिंदु x इक्वल टू c की बात की गई है। किसकी बात की गई है? c की बात की गई है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कर्व को थोड़ा सा घुमा के लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नजर आए कि कैसे करना है। इस कर्व को मैंने यू लिया, पैराबोला की आकृति में, कैसे लिया? पैराबोला की आकृति में लिया। ठीक से बना देता हूं मैं, पैराबोला की आकृति में लिया इस कर्व को यूं करके, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने सपोज दैट ए मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया बी, और ए बी को मिला दीजिए, मिला दिया। बी बिंदु पर आपके पास बी एफ बी फंक्शन की बिंदु ले लिए मैंने, और इस ए बिंदु पर मैंने ले लिया क्या आपके पास? ए एफ ए, ठीक है। तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, स्लोप प्रवणता पढ़ चुके होंगे। अगर मैं इस ए बी का टेंजेंट या स्लोप निकालूं तो क्या होता था? आपको मालूम होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। स्लोप या टेंजेंट को ही हम dy अपॉन dx कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? एफ डैश सी कहेंगे, ठीक है ना। अब बात करें इस रोल के प्रमेय की। ये तो देखो मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीन समझाया, ठीक है ना। आगे इसके स्टेटमेंट याद रखने हैं, ये आपको ज्योमेट्रिकल मीन याद नहीं रखना है, आखिर क्यों लिया गया बस वो बताया मैंने। यहाँ देखिए रोल प्रमेय में इसके हम एक ग्राफ की चर्चा करें ना, इस तरह से मैंने ग्राफ लिया इस टाइप, और यहाँ देखिए मैंने बिंदु दर्शा लिए। तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष मान लीजिए कि x इक्वल टू a की बात यहाँ पर है, x इक्वल टू b की बात यहाँ पर है, तो इस x अक्ष के समांतर
ध्यान से देखिए कौन सी लाइन ट्रेस हो रही है, ये ट्रेस हो रही है, इधर ये ट्रेस हो रही है, एक्स अक्ष की समांतर नीचे आपकी चौथे क्वाड्रेंट में ये ट्रेस हो रही है। तो यहाँ बात इसकी है x इक्वल टू सी की है, ठीक है ना। तो ये x अक्ष के समांतर की बात करता है, जबकि ये किसकी बात करता है, इसके टेंजेंट यानी कि स्लोप की बात करता है। अगर इसी स्लोप के समांतर की बात करें तो यहाँ आपके पास FC होता है। इस रेखा के आगे बढ़ा देने इस रेखा को, इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ठीक है ना, और ये F क्या हुआ, C हुआ, FC हुआ यहाँ पे इस रेखा के समांतर। तो ये इसके ज्योमेट्रिकल मीन थे। अब ज्योमेट्रिकल मीन आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या, इनके स्टेटमेंट। तो हम इनके स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले रोल प्रमेय की बात करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसको मैं आपको अभी सिर्फ लिखा दूंगा, बाकी का चैप्टर संख्या 6 आपका जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का है, संतत और अवकलनीयता का, तो हम उन चीजों को वहां हल करेंगे। यहाँ तो खाली आपको केवल इक्वेशन को देख के पता लगाना है। तो रोल प्रमेय का पहला स्टेटमेंट है कि फलन एफ ए बी में क्लोज इंटरवल ए में संतत हो। संतत का अर्थ हो गया कॉन्टिन्यूटी हो। रोल प्रमेय किन किन शर्तों को लागू करें, ठीक है ना, कहने का अर्थ यह है। सेकेंड, फलन एफ ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो, डिफरेंशियल होना चाहिए। थर्ड आपके पास फलन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, ठीक है ना, तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो हम फोर्थ की बात करेंगे उस अवस्था में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जहां सी बिलोंग टू ए बी। अब आपको मैंने अभी अभी ज्योमेट्रिकल भी बताई, क्लियर हो गया कि एफ डैश सी निकालेंगे हम और सी की वैल्यू आपके ओपन इंटरवल खुले अंतराल ए बी में मध्य में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सी की वैल्यू हमने सॉल्व की और 2 आ गई कहीं पे, और आपको इंटरवल दे रखा था कितना, 2 से 3, तो ये यहाँ पे लाई नहीं करेगी। आपकी सी की वैल्यू जैसे कि 2 है, 2 नहीं होनी चाहिए, सी की वैल्यू 2 और 3 के मध्य में आनी चाहिए, ना तो 2 और ना ही 3, ठीक है। तो ध्यान से देखें कि आपके पास क्या है कंडीशन। नंबर 1 फलन कॉन्टिन्यूटी संतत हो, सेकेंड अवकलनीय हो, और थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। तब फोर्थ कंडीशन लागू एफ डैश सी इक्वल टू 0 जहां सी की वैल्यू ए और बी के मध्य में होनी चाहिए। सपोज दैट कि आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसने ये कह दिया क्या ये रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है। अब ध्यान सुनना कि मान लीजिए संतत फलन हो गया, अवकलनीय हो गया, एफ ए बराबर एफ बी आ गया, लेकिन ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो भी रोल प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। सपोज दैट कि एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हुआ तो भी नहीं करेगा। कहने का अर्थ है कि यदि संतत नहीं हुआ तो भी रोल प्रमेय को संतुष्ट नहीं करेगा। अर्थात एक रेल पे पहुंचते हम कि हमारे पास रोल प्रमेय के लिए चारों क्रम रूप से कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी सी की वैल्यू फाइंड होगी। अब आप ये रोल प्रमेय लिख लेना। अब हम बात करेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। इसके स्टेटमेंट क्या थी, देखिए इसकी कंडीशन पहली और सेकंड कंडीशन सेम है। कौन कौन सी, नंबर 1 फलन एफ लिख दिया मैंने, अब समझ जाना वहां से लिखा हुआ है ए बी में संतत, संतत कह लो सतत कह लो, ठीक है, एक ही बात है। सेकंड एफ में अवकलनीय है। तब आपके पास थर्ड पॉइंट चलेगा, सीधे थर्ड पे आएंगे हम। एफ डैश सी का सूत्र रहेगा इसमें, अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीन के माध्यम से देखा था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, जिसमें सी की वैल्यू फाइंड होगी तो सी बिलोंग टू क्या होना चाहिए हमारे पास, सी बिलोंग टू ए बी होना चाहिए। और ए बी को विशेष तौर पर देखना
कि आपके ये ओपन खुले अंतराल में होना चाहिए, बंद अंतराल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सी व्यवस्था हो। तो लाग्रांज की कंडीशन क्या है, दिया हुआ फलन आपके बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में संतत हो, ओपन में अवकलनीय हो, तब f प्लस सी निकालेंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के सूत्र से। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से देख लो। अब हम बात करेंगे किसकी, कि जब हम रोल प्रमेय और वर्तमान प्रमेय का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उस अवस्था में ध्यान देना कि इन दोनों को हम डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, कि फंक्शन को देखकर ही हम सीधे कहेंगे कि ये फलन अपने दिए हुए अंतराल में संतत और अवकलनीय है। अब देखो, इसकी पूर्ण रूप से विस्तृत चर्चा हम चैप्टर संख्या 6 में करेंगे। जब हम 6 पढ़ेंगे ना, तब उसमें चर्चा करेंगे कि हाँ ये संतत हुआ या नहीं। लेकिन जब भी आप रोल प्रमेय का क्वेश्चन या वर्तमान का सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको संतत हल करने की, अवकलनीय हल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन डाउटफुल है जो संतत नहीं होता है, उस क्वेश्चन को हम जरूर दिखाएंगे कि हाँ ये संतत नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फलन लिख देता हूँ जो अपने प्रांत में संतत और अवकलनीय होते हैं। बस वो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से फंक्शन संतत हैं और अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय हैं, और कौन कौन से संतत और अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो देखना। हम चर्चा करेंगे कौन कौन से फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूट यानी संतत हैं और कौन कौन से डिफरेंशिएबल अर्थात अवकलनीय हैं और कौन कौन से फंक्शन संतत और अवकलनीय नहीं हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूं, ठीक है ना। संतत फलनों के गुणधर्म, ये आप केवल रोल और मध्यमान प्रमेय क्वेश्चन को देखते ही सीधे कह देंगे कि हाँ ये अपने प्रांत में संतत हैं। ठीक है ना, इनको रोल और मध्यमान में आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या नंबर 1, जैसे आपका पॉलिनोमियल लिया मैंने fx, जैसे a नॉट लिया या a n x n प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, ये एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं हम, ये पॉलिनोमियल लिखा जाए या फिर प्रत्येक बहुपद अपने प्रांत में, प्रत्येक बहुपद अपने प्रांत में संतत होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है ना। अब इनका प्रांत वैसे तो रियल नंबर होता है, लेकिन आपको चूंकि दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु की चर्चा कर रहा है, तो एक इंटरवल दिया जाएगा रोल और मध्यमान में। ठीक है ना। अब मैं सीधे लिखता हूं दूसरा पॉइंट। अब देखो ये संतत भी होता है और ये अवकलनीय भी होता है अपने प्रांत में, तो संतत और यहां पे मैंने ऐड कर दिया अवकलनीय। ठीक है ना, संतत और अवकलनीय दोनों एक साथ। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि sin x cos x डॉट डॉट, ये भी अपने प्रांत में, अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत और अवकलनीय होते हैं, संतत अवकलनीय होते हैं। ठीक है। तीसरा लिया चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन, ये कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पास e की पावर x, a की पावर x आदि, ये भी क्या होंगे, संतत और अवकलनीय होंगे। दोनों कंडीशन एक साथ ली है, संतत और अवकलनीय, अवकलनीय। ठीक है। और देखिए कौन कौन से फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, जो कि आपने चैप्टर संख्या 2 पढ़ ली है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x आदि। ठीक है ना, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x डॉट डॉट,
ये भी क्या होंगे, संतत और अवकलनीय होंगे। लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन, ये भी क्या होंगे अपने प्रांत में, संतत और अवकलनीय होंगे। ठीक है ना। याद रखिए, यदि आपको एक फलन ऐसे भी दिया जाए कि f(x) और g(x) दो फंक्शन है, ठीक है, f(x) भी कॉन्टिन्यूटी है और g(x) भी है और वो अवकलनीय भी हो, तो f(x) प्लस माइनस g(x), f(x) इंटू g(x), f(x) अपॉन gx, लेकिन कंडीशन अप्लाई, gx नॉट इक्वल 0 इसके लिए। ठीक है ना। gx का मान यदि 0 हो गया तो ये फंक्शन ना तो संतत होगा ना अवकलनीय होगा, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा अगर gx का मान 0 रख दिया तो। और आपको मालूम होना कि कंटिन्यूटी के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फलन का परिभाषित होना अनिवार्य है। तो यदि कोई दो फलन आपके पास f(x) और gx के फॉर्म में दिए हैं और वो संतत और अवकलनीय दोनों ही हैं तो उनका योग, उनका घटाना, उनका गुणा, उनके भाग के लिए कंडीशन अप्लाई कि gx नॉट इक्वल 0 क्या होंगे, संतत और अवकलनीय होंगे। ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिए, वो संतत होंगे लेकिन किंतु अब आपके अवकलनीय नहीं होंगे। ठीक है। जैसे कि ये मैंने निरपेक्ष फलन या मॉडुलस फंक्शन, अब इसमें यदि ऐसे जोड़ दिए जाए x प्लस मॉडुलस x, x इंटू मॉडुलस x, ठीक है ना, ये आपके संतत होंगे बट अवकलनीय नहीं होंगे। क्लियर है। क्या होंगे, संतत होंगे मगर अवकलनीय नहीं होंगे। लिख देता हूं, संतत होंगे किंतु अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें मैंने गुणा कर लिया, क्या भाग का भी ले सकते हम? तो देखिए आपको ध्यान हो, ये आपका कौन सा फलन है, ये आपका चिन्ह फलन है। कौन सा फलन है, चिन्ह फलन, जिसे हम सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। और इसका आपको ग्राफ याद होगा, ये x एक्सिस लिया, ये y लिया। ठीक है। यहाँ पे x = 1 चला, यहाँ पे -1 चला आपके पास और यहाँ पे 0। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फंक्शन को अगर पूरा तरह से ओपन किया जाए तो 1 0 -1। इस अवस्था में x > 0 पर, x = 0 पर, x < 0 पर। तो आप देखो ध्यान से, 11वीं क्लास में आपने संतत थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि अगर मैं यहाँ पे दाएं सीमा की बात करूँ तो मान कितना आता है 1 और बाएं सीमा की बात करूँ तो मान कितना आता है -1। क्योंकि दाएं सीमा और बाएं सीमा परस्पर समान नहीं है इसलिए फंक्शन संतत नहीं हुआ। ठीक है। तो आपका ये मॉडुलस x/x फलन संतत नहीं होगा, संतत नहीं। क्लियर हुआ। और देखिए कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूट या डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। देखिए यहां से मैंने लिख दिया क्या, ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर x नहीं है, ये क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं कि आप इसके ग्राफ को देखोगे जब भी तो ये स्टेप में ग्राफ बनाता है, तीर के निशान इस टाइप से बनाता है ना, तो इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, जो फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो जाए, देखो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ना, अगर वो ब्रेक हो जाए तो कॉन्टिन्यूटी तो हुआ ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं हुई ना तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो एक मोटी बात याद रख लो आप लोग, मोटी बात तो ये है कि यदि कोई फलन संतत है, सुनना ध्यान से, यदि कोई फलन संतत है तो वह अवकलनीय होना उसका अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो 100% संतत होगा। ठीक है। याद रखोगे क्या, ऐसे उल्टे वे में याद रखो, अपोजिट साइड से कह दूं मैं क्या, यदि कोई फलन आपका अवकलनीय है तो वह संतत हमेशा होगा।
और उसका विलोम सत्य नहीं है। क्या मतलब हुआ कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा, किंतु संतत है तो वह अवकलनीय होना उसका अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना? तो बस ये याद रख लीजिए। आप बाकी का ये मोटी मोटी बातें नोट कर लीजिए। संतत और अवकलनीय दोनों की बात की है मैंने इसमें। ठीक है? कौन कौन से? बहुपदी फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। संतत होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। अवकलनीय भी होते हैं। अब देखो प्रांत की बात की है मैंने। अगर मैं इनका प्रांत चेंज कर दूं, आपको क्वेश्चन के लिए प्रांत ऑलरेडी दिया जाएगा। अगर मैं बात कर दूं जैसे कि sin x, cos x, tan x लिखा मैंने, अगर मैंने tan x ले लिया और इसको प्रांत को π/2 पे नाम दे दिया, तो tan π/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी? इनफाइनाइट होती है। और इनफाइनाइट होती है आपको पता है कि फलन अपरिभाषित हो गया, और जब फलन आपका अपरिभाषित होगा ना तो ना तो कॉन्टिन्यूटी होगी ना डिफरेंशियलिटी, तो इसलिए इनके लिए इंटरवल आपको दिए जाएंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकीय फलन, इनवर्स फंक्शन, लववर्गीय फलन और आपके फलनों के योग वगैरह सब ये अपने दिए हुए प्रांत में संतत और अवकलनीय होते हैं। और हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। नोट करो इसको। देखिए आपकी 7.6। ठीक है? इसका फर्स्ट का ए पार्ट दिया है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है? fx = ex * sin x - cos x, x बिलोंग टू π/4 से 5π/4। तो मैंने कहा ना अपना इंटरवल दिया जाएगा। अच्छा, इस पहले क्वेश्चन में आपसे रोल प्रमेय की बात की है। किसकी बात की है? रोल प्रमेय की। तो सबसे पहली बात तो आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करना है? पहला स्टेप तो मैंने क्या कहा कि देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है। दोनों ही फंक्शन है और दोनों ही संतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई भी कैसा होगा? संतत और अवकलनीय होगा। मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है चरघातांकीय फलन का और त्रिकोणमितीय फलन का। ठीक है? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे, इसको यहाँ पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे हुई है या डिफरेंशियलिटी कैसे हुई है। उससे हम चैप्टर संख्या 6 में विधिवत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको खाली लिखना ही पड़ता है बस। ठीक है? तो क्या हुआ? फलन अपने प्रांत। अब यहाँ पे अपने प्रांत की बात कर सकते हैं या फिर जो अंतराल दिया है उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है? अपने अंतराल। क्या अंतराल इनका? इनका अंतराल है π/4 से 5π/4। अब देखो यहां पे मैं पूरा विधिवत तरीके से करूंगा तो आपको दिखा दूं कि इस क्लोज इंटरवल में कैसा होगा? संतत होगा। पहला स्टेप। ठीक है? हर बार मैं पूरे स्टेप लिखूंगा, ध्यान से देखें। ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड, फलन fx अंतराल कौन सा आपके पास? π/4 से 5π/4 ओपन इंटरवल में क्या होगा? अवकलनीय होगा। ये दो स्टेप तो मध्यमान के रोल के सेम हैं। ठीक है? तीसरा स्टेप रोल प्रमेय के लिए, इसका क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं रोल थ्योरम का। रोल प्रमेय के लिए fa = fb चेक करना होता है। तो सपोज दैट a आपके पास π/4 है और b आपके पास 5π/4 है। ठीक है? तो हम निकालेंगे सबसे पहले f π/4 = क्या? x के स्थान पे आप π/4 पुट कर दीजिए। तो e⁻π/4 sin π/4 - cos π/4। अब आप जानते हो कि sin π/4 cos π/4 की वैल्यू सेम होती है। याद रखना, sin π/4 cos π/4 नहीं, इनकी वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने कैंसिल किया है। तो क्या माना गया? इसका 0 आ गया। अब हम निकालेंगे f 5π/4। तो e⁻5π/4 sin 5π/4 - cos 5π/4। अब ये बच्चे आप लोग जानते हो सब लोग कि 5π/4 का मान कितना होता है? 5 गुणा पाई की वैल्यू 180/4 की मैंने 45 बार कैंसिल किया इसे। 45 बार 2 2 5 225 डिग्री हो गया। तो साइन 225 और कॉस 225 की बात है। अब आपको ASTC मालूम हो तो साइन 225 की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। साइन 180 प्लस थीटा से निकालेंगे आप तो साइन 180 प्लस 45 किया तो कितना आया? माइनस के साइन 45। और कॉस को किया तो कितना? 180 प्लस 45
और कॉस भी कैसा है, नेगेटिव। तो कहने का अर्थ है कि दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हुआ, तो ये भी मान क्या आया हमारे पास, 0। तो हमारे पास तीसरी कंडीशन भी लागू हो गई कि f π/4 की वैल्यू f 5 π/4 के इक्वल है, अर्थात f बराबर f को भी फॉलो करता है। तो हमारा चौथी कंडीशन क्या है, f' है। तो f' से पूर्व हमें क्या निकालना होगा, f' निकालना होगा। तो चौथा पॉइंट देखिए इसका, पहले तो हम f' निकालेंगे। अब इसका डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन, तो इस पूरे को कह दिया मैंने सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन sin x का cos x हुआ, माइनस cos का sin होता है प्लस में, तो 0 प्लस हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड sin x माइनस cos x लिखा हुआ है, इंटू फर्स्ट ex का अवकलन ex होता है। ex को मान लीजिए आप, तो देखो क्या बचेगा, cos x कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 2 sin x। अब आप x के स्थान पे क्या पुट करोगे, c, तो f' क्या बन जाएगा आपके पास, e की पावर c 2 sin c। और आपको मालूम है कि f' इज इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक खास बात देखना यहाँ पे, पास क्या आ गया, f' इज इक्वल टू e की पावर c इंटू 2 sin c इज इक्वल टू 0। हम अधिकतर क्या पढ़ते हैं, यहां देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा अक्सर हमेशा कह दिया जाता है कि x 0 या y 0, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। देखो यहां नहीं हुआ, ये e लिखा हुआ है। अब आपकी c की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो पता है कि c बिलोंग टू r तो होगा ही होगा, तो c की वैल्यू कुछ भी हो तो e की पावर c कभी भी शून्य नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये 2 sin c इज इक्वल टू 0 होगा। तो sin c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। साइन में 0 वैल्यू कितने डिग्री की होती है, और वो भी आपको ये देखना है कि आपके पास π/4 और 5 π/4 के बीच में होनी चाहिए। तो c की वैल्यू हमारी होगी पाई, क्योंकि साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 90 प्लस 90 किया, cos 90 हुआ, 0 हो गया। तो c की वैल्यू क्या हो गई, ऐसे लिख सकते हो साइन पाई, तो c का मान क्या हुआ, पाई हुआ। तो c इज इक्वल टू पाई, क्या π/4 और 5 π/4 के बीच में लाई कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है, अर्थात सभी कंडीशन इसकी रोल प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। और यही आपसे कहा था क्वेश्चन में कि c का मान ज्ञात कीजिए और बताइए क्या रोल प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, तो बिल्कुल करती है। यदि मान लीजिए कि c का मान इन दोनों के बीच में नहीं आता तो भी रोल प्रमेय संतुष्ट नहीं करती, c का मान भी यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन संख्या 1 का बी, ठीक है, मैंने क्रम में ही लिया है क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए भी आपके 1 के जो भी पार्ट हैं ए बी सी डी ई तक हैं, उसमें सभी में रोल प्रमेय के लिए ही बात की है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 में भी रोल प्रमेय के लिए ही बात की है। क्वेश्चन संख्या 3 है जिसके पार्ट हैं उसमें मध्यमान प्रमेय की बात की है। ठीक है, हमारे पास देखिए क्वेश्चन संख्या 1 का बी, आपको fx दिया है, x माइनस a की पावर n, x माइनस b की पावर n, x बिलोंग टू ab है, जहां mn जो है ना नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो आपसे इसमें वही बात है, रोल प्रमेय के लिए पूछा है। ये एक देखिए क्या पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ दो पदों से तो लग रहा है पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल भी है। 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा x माइनस y की पावर n का विस्तार, तो अब तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है। जब ये पॉलिनोमियल दिख जाए तो आप इंटरवल को देखते ही सीधे सबसे पहली बात तो क्या कहोगे, नंबर 1 कि f(x) अपने अंतराल किसमें, ए बी क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, संतत है। नंबर की बात हो गई। सेकेंड पॉइंट, f(x) अपने अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में कैसा है,
अवकलनीय है। दो बातें हो गई, कोई समस्या नहीं है, दो बातें तो आपको हमेशा लिखनी ही पड़ेगी यदि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। तीसरा देखिए, एफ ए बराबर एफ बी चेक करते हैं, तो आपके पास ए के रूप में ए है और बी के रूप में बी है। तो पहले मैंने फंक्शन में एफ ए रखा एक्स के स्थान पे, तो ए माइनस ए की पावर एम और ए माइनस बी की पावर एन, क्या ये जीरो ही हो गया? जीरो हुआ, मल्टीप्लाई किया जीरो हुआ। एफ बी निकाला तो क्या आएगा? बी माइनस ए की पावर एम और बी माइनस बी की पावर एन, ये भी जीरो हो गया। तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तीसरी कंडीशन भी फॉलो होती है इसकी, और जब तीन कंडीशन फॉलो हो जाए तो हम चौथी कंडीशन पे जाते हैं। क्या है चौथी कंडीशन? एफ डैश सी बराबर जीरो। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। देखो फर्स्ट फंक्शन कह दिया इसको, सेकंड कह दिया, तो फर्स्ट फलन इनटू सेकंड का अवकलन, तो x माइनस बी की पावर n का अवकलन। ध्यान से देखें आप, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? n इंटू एक्स माइनस बी की पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या है? x माइनस बी की पावर n इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो m इंटू एक्स माइनस ए की पावर m माइनस वन हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि x के स्थान पे c पुट करेंगे और उसको जीरो के बराबर। पहले तो ये देख लो क्या यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिलेगा एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां देखिए x माइनस ए की पावर m है और x माइनस ए की पावर m माइनस वन है, तो कॉमन क्या आएगा? x माइनस ए की पावर m माइनस वन। ये भी कंफर्म कर लो। मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स फाइव लिखा है, तो कॉमन क्या आया? एक्स क्यूब आया। जो कम होता है ना वही मिलता है। पावर तीन है, पावर पांच है, तीन कम है तो तीन मिलेगी कॉमन। अब देखो x माइनस ए में पावर m है और x माइनस ए में पावर m माइनस वन है, तो कम कौन सी हुई? ये हुई ना, तो m माइनस वन कॉमन मिला हमें, तो x माइनस ए की पावर m माइनस वन। इसी प्रकार से अब तो देखने की आवश्यकता नहीं है, x माइनस बी की पावर n माइनस वन कॉमन, इन दोनों में कम कौन सा होगा? n माइनस वन होगा ना, बचा क्या? n। अब देखो x माइनस ए की पावर m में मैंने x माइनस ए की पावर m माइनस वन कॉमन लिया, और कॉमन का अर्थ होता है भाग से। तो देखो x माइनस ए की पावर m में भाग लगा दीजिए x माइनस ए की पावर m माइनस वन का, ठीक है। यदि बेस इक्वल हो तो x माइनस ए आधार समान हो, घातें घटा दी जाती है भाग में, तो m इसको ऊपर लेके जाए घटा दें, माइनस m प्लस वन, ये कट हो जाएगा, तो x माइनस ए की पावर एक आ गया। तो क्या बचा हमारे पास? n इंटू एक्स माइनस ए बचा। इसी प्रकार से m इंटू एक्स माइनस बी बचा। क्लियर हुआ ना। अब देखो x के स्थान पे c पुट कीजिए, तो f प्लस c माइनस ए की पावर m माइनस वन, c माइनस बी की पावर n माइनस वन, n इंटू सी माइनस ए प्लस n इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू क्या? जीरो पुट करेंगे, क्योंकि f प्लस सी क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। अब आप देखो यहां से कि यदि ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इनटू ये वाला फंक्शन, दो फंक्शन हो गए। अगर मैं इसको जैसे बताया था ना x इंटू वाई का फॉर्म, अगर इसको मैं जीरो के बराबर पुट करूं, किसको जीरो के बराबर? इसको जीरो के बराबर पुट करूं, तो m c माइनस ए प्लस m c माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से n c a m b सभी अज्ञात हैं, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? तो आपको याद होना चाहिए कि हम रोल प्रमेय में और मध्यमान प्रमेय में c की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम दोनों से किसके मान निकालेंगे? c के। तो पहले मल्टीप्लाई n c माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो। c कॉमन ले लो, क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आया? n प्लस एम, शेष का पक्षांतर, तो एम ए प्लस एम बी हो गया। क्लियर है ना। c का मान निकाला तो एन ए प्लस एम बी बटे एन प्लस एम हुआ, ये c का मान आएगा। और मैं अगर ये कहूं
कि ये सी की वैल्यू जो आई है बिलोंग टू ए बी है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि किस आधार पे मैंने कह दिया कि हाँ ये सी का मान ए बी के मध्य में है? क्योंकि यहां से तो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि ए बी के बीच में होगा, क्योंकि कोई स्पष्ट संख्या नहीं है हमारे पास। बताइए जरा कैसे बताएंगे? आपने पढ़ा हुआ है, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया, संभवतः 9th क्लास में पढ़ लिया, और आपने 11th में तो 100% पढ़ा है। बताओ जरा कि सी का मान कैसे होगा? पता चलेगा कि na प्लस एम बी बटे n प्लस m ए के बीच में होगा। चलो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप शायद याद नहीं आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये सूत्र किसका है? अगर मैं आपको बात करूं, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़े थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, इसमें ज्योमेट्री में जाके आपने मतलब जो आपके अंतर विभाजन उपाय विभाजन के सूत्र थे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n था m प्लस n का फॉर्म है। तो वो अंतर विभाजन है। अंतर विभाजन का अर्थ हो गया कि c एक ऐसा बिंदु है जो a और b के बीच में विभाजित कर रहा है। अगर इसमें माइनस आता तो c बाहर चला जाता, क्योंकि वो बाह्य विभाजन का बन जाता। तो ये किसका फार्मूला है? अंतर विभाजन के आधार पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि c a और b के मध्य में है। ठीक है, तो आपकी रोल पे संतुष्ट होती है और सी की वैल्यू ये होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, नोट कर लो। इसी के मैंने क्वेश्चन संख्या 1 के सी एक डी पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है। सिंपल है, x² + 2x + 8 लिखा हुआ है, उसमें रोल पे का मान निकालना होगा। सिंपल है, इजी करके निकाल लेना। ठीक है, ई पार्ट लिखा, एफ पार्ट लिखा। देखो सी को तो और एफ को तो सीधे कट कर दो, ये तो आपको सवाल देख के मालूम पड़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4 क्वेश्चन बना के दे दें और ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा फलन रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है, और उसमें इस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं ना, तो अपने आप ही क्रॉस कर दो। कारण कि आपका मॉडुलस फंक्शन संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, मैंने आज ही बताया है। ठीक है, तो इस वजह से ही कट हो गया। और जब अवकलनीय नहीं होगा तो इसमें रोल और मध्यमान दोनों ही लागू नहीं होंगी। क्लियर? एफ पार्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है आपका, ये स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपका, ये तो संतत भी नहीं होता है। ठीक है, ये संतत और अवकलनीय दोनों नहीं होते हैं, इस वजह से इसको कट कर दो, क्योंकि इसकी पहले 2 बिंदु आपके पास रोल प्रमेय को संतुष्ट नहीं करते हैं। बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या बात है कि आखिर ये भी रोल प्रमेय को संतुष्ट करने वाला नहीं है। भी देखो कैसे, जब आप कॉन्टिन्यूटी को पढ़ोगे तो आप और क्लियर हो जाओगे। यहाँ देख लो, सीधे आपको शॉर्टकट बता दूं इसमें कि आप सीधे x की वैल्यू पुट कीजिए, आप 1 पर चेक करेंगे। ठीक है ना, 1 पर चेक करेंगे, 1 मान रखिए, तो कितना आया आपके पास? 2 आ गया, और ये कितना आ गया? 2 आ गया। तो x बराबर 1 पर बात करें ना, तो फलन आपका संतत है। ठीक है, अब बात करें अवकलनीयता की, तो मैंने f' निकाला, इसका डिफरेंशिएट किया 2x हुआ, इसका डिफरेंशिएट किया तो -1 हुआ, 3 का 0, x का -1। इंटरवल यही आपके पास है, क्योंकि यही रहेगा जो दिया है, अपनी मर्जी थोड़े ही लोगे। अब वापस 1 पर चेक करो आप, 1 पर चेक किया, x की वैल्यू 1 पुट की, तो इसकी वैल्यू 2 आती है, इसकी वैल्यू -1 आती है। तो ये आपके पास <1 का है। लेस देन का अर्थ हो गया बायां अवकलज, और ये दायां अवकलज। तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है, अर्थात RF' नॉट इक्वल LF', इसलिए ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। और अगर अवकलनीय नहीं है तो रोल प्रमेय हो चाहे मध्यमान प्रमेय हो, आपके शर्त को लागू पूरा नहीं करती है। तो ये आपके मौखिक क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। अब आपका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, मध्यमान प्रमेय पे कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन संख्या देखिए 3 का ए, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया। ठीक है, उसमें रोल प्रमेय को आपको चेक करना है, सभी कंडीशन फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये आपको बताना है। इसमें लाग्रांज की भी शर्त कही गई है, रोल प्रमेय के लिए नहीं, लाग्रांज के लिए। तो ये भी एक आपके पास कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अंश बटे हर के रूप में है, क्योंकि x² + 1 क्या आपने x किया, और x का मान 0 तो है ही नहीं है, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है। तो आपके पास fx बटे gx का फॉर्म है, और जिसमें gx नॉट इक्वल 0 है, तो पॉलिनोमियल तो आपका हुआ। तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि fx किसमें x बिलोंग टू 1 से 3 में संतत एवं 1 से 3 में
अवकलनीय है। ये दो कंडीशन तो हो गई सब इसकी इसकी आपकी लागराज मध्यमान प्रमेय की। अब बात आती है लागराज की थर्ड कंडीशन क्या है। तो थर्ड कंडीशन है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए होती है। तो हमें सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक्स का डिफरेंशियल 1 और 1 बटे एक्स का 1 बटे एक्स होता है माइनस में, ध्यान देना, ठीक है ना। तो एफ डैश सी क्या बन जाएगा, यहां से 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि फार्मूला लिखता हूं पहले, क्या होता है आपके पास एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। अब हमें एफ बी और एफ ए निकालना है। एफ बी का अर्थ हो गया कि एफ थ्री निकालना है हम, तो एफ थ्री लीजिए। एफ थ्री एक्स के साथ 3 रखिए, तो 3 प्लस 1 बटे 3 कितना हो गया आपके पास 10 बटे 3। एफ वन निकाला मैंने क्योंकि 1 दिया है ए का मान, तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। बी माइनस ए निकाला, तो बी माइनस ए की वैल्यू 3 माइनस 1 हो गई, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब फार्मूले पुट करते हैं। एफ डैश सी यहाँ इसमें पुट कर ले आए, ठीक है ना। तो एफ डैश सी की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी 10 बटे 3 माइनस एफ ए 2 है 10 बटे 3 और कितना मान है F1 का माइनस का 2 हुआ अपॉन बी माइनस ए भी 2 है आपके पास। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सी की। तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर 10 में से 6 घटाया कितना बचेगा 4 बटे कितना हो जाएगा 6। इस एक का ही पक्षांतर करें, या इसको लिख दिया मैंने 2 बटे 3, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 बटे 3 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर। 1 अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 हो गई। तो आपके पास यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आई 3, तो सी की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। अब यहाँ पे भी काफी अच्छी बात है, देखो सी की दो वैल्यू आई है, एक तो सी की वैल्यू आई है √3 और एक सी की वैल्यू आई है माइनस का √3, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि सी की दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के अंतर्गत फॉलो करती है। तो याद रखो, स्पष्ट दिख रहा होगा कि c इज इक्वल टू √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है ना। तो आपके पास बिलोंग टू 1 से 3 हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ 1 से 3 के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव यहाँ पे आपके पास नहीं है। तो c का मान कौन सा हुआ √3 हुआ। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब आप इसके सेकेंड थर्ड पार्ट स्वयं करेंगे। सभी तीसरे के क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं वो आपके मध्यमान प्रमेय पर आधारित हैं, लागराज वाले पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सॉल्व करें। अब आपकी मिसलेनियस हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और मिसलेनियस के खास क्वेश्चन ही किए जाएंगे, याद रखें, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन पूर्व की एक्सरसाइज के क्वेश्चन का मिश्रण ही रूप है उसका, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना टॉपिक तैयार करें। अब हम अपनी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।